अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ के मामलात अगर आज देखें मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तो यूँ लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपकी नज़र से गुजरी होंगी, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से अब मौजूदा हुकूमत ये कहती नज़र आ रही है कि मुल्क दुश्मन जो है वो उनके रुझानात हैं, उनके ख्यालात हैं, और एक 9 मई जैसा कोई और प्लान जो है वो इमरान खान के दिमाग में है। वो जो मुतनाज़ा ट्वीट थी उसके बाद आपने देखा कि FIA साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात की अनाउंसमेंट की और जिसको यकसर मुस्तरद किया है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने, और वो कहते हैं कि इसके तहत किसी किस्म का कोई नया जो मुकदमा है उसका इंदराज नहीं हो सकता। दूसरी जानिब डिजिटल दहशत गर्दी, ये एक नया टर्म है, एक नई इस्तिलाह है जिसका पहली बार हमने इस्तेमाल रवां हफ्ते कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में देखा। तो क्या जो ये अब इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज अज़मा बुखारी साहिबा ने भी जो कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उनका भी यही कहना था, कुछ इसी उमूर पर उन्होंने बात की थी। तो क्या ये इशारा तहरीक इंसाफ की जानिब है कि वो डिजिटल दहशत गर्दी करती है? आज इन्हीं तमाम उमूर पर बात करेंगे। इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, तर्जुमाए कानूनी उमूर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर अकील, ये जो अब मामलात हैं, जाहिर है कि एक FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो इस मुतनाज़ा ट्वीट को देख रहा है। पहले तो मैं जानना चाहूँगी हुकूमत का प्लान क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान, उनका पर्सनल जो अकाउंट है सोशल मीडिया का वो बंद करना चाहते हैं, या PTI का जो ट्विटर हैंडल है इसके आप समझते हैं कि इसको भी बंद किया जाएगा? नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं इसके अकब में ले जाऊं। इसका बैकग्राउंड ये था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद फिर FIA ने एक्शन लिया। ऑब्वियसली एज गवर्नमेंट हम अगर मुल्क तोड़ने की कोई जमात सियासी बात करेगी, और आपने देखा कि वो मुतनाज़ा ट्वीट था, उसमें एक वाज़े तौर पे पाकिस्तानी कौम को दोबारा से वरगलाने की कोशिश की गई और दोबारा एक 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या जो है वो बर्पा करने की कोशिश की गई। माज़रत के साथ वो पार्टी अभी भी बानी PTI अभी भी अपनी उस ट्वीट पे कायम है और वो ओन कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं, कोई तो उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है और कोई उसको ओन कर रहा है। इनकी अपनी पार्टी में ही कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है इस पूरे मामले पे। हालांकि आपने देखा एलामिया भी जारी हुआ और अब बात और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि उसको आउटराइटली ओन किया जा रहा है। और जो 8 तारीख की उनको जलसे की इजाजत मिली है रबात में, उसमें भी ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है 1971 वाली हम चलाएंगे। तो इसका तमाम तर जो मामला है वो मुल्क दुश्मनी से है, और आप वाज़े तौर पर जो है इदारों के सामने खड़े हुए हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो कतन जो है आपको इस चीज की इजाजत नहीं होगी, और आपको कोई परमिशन किसी भी हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि दोबारा ये हरकत नहीं होगी, और बानी PTI के इल्म में ये बात नहीं थी। राउफी साहब कहते हैं अमेरिका से ट्वीट होती है, और लेकिन उससे 1 या 2 दिन पहले वो तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बाद में कहते हैं मैंने तो वो वीडियो देखी नहीं। जैन कुरैशी साहब माजरत के साथ वो कहते हैं कि जी बानी PTI के इल्म में ये तमाम तर चीजें हैं और उनकी मंशा पे और उनके अप्रूवल से ये ट्वीट्स होती हैं। अब ये मुझे बताया जाए कि अगर अपनी सोशल मीडिया टीम को और डिजिटल टेररिस्ट जो बिठाए हैं आपने अपने पेरोल पे, और उनको अगर आप शाबाश दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है आपकी तमाम तर जमात में, और आप लोगों ने मतलब जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं लोग, इनकी पार्टी साहब, ये क्योंकि इस वक्त हुकूमत ये समझती है, और जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी है, मुल्क तोड़ने का प्लान है, 9 मई का दोबारा प्लान है, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड योर बैरिस्टर, जाहिर है तो आप ये समझते हैं कि महज एक ट्वीट की बेसिस के ऊपर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये मुल्क तोड़ने या मुल्क दुश्मनी की बातें कर रहे हैं, या वरगलाया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता इस रास्ते पर गामजन हुआ जाए? Nadia, देखें, with the advancement in technology, of course, terrorism has many forms now and it comes in many shapes. अब ये नहीं है कि terrorism वो है जो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया रोड के ऊपर या किसी ऐसी पब्लिक स्पेस के ऊपर। अब जब एडवांसमेंट हुई है और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी, there are certain limits, of course, one has to realize कि इतने बड़े स्टैचर का इंसान जो कि मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो, अगर वो इस तरह की चीज को एंडोर्स कर रहा है और उसकी डिसेमिनेशन पॉसिबल कर रहा है थ्रू वेरियस
mediums, and social media being one of them. So that obviously qualifies in the digital terrorism aspect of things. So of course, तो आप ये कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा ट्वीट इमरान खान ने जो की, उनके जो अकाउंट से हुई, और जो तहरीक इंसाफ के अकाउंट से अगर इसको आगे फरोग दिया गया या वैसे ही उसको भी दिया गया, तो ये डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में भी आता है और इसी के तहत कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, पीका जो हमारा एक्ट है उसके अंडर ये आ रहा है। एफआईए ने उसकी ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले ली है। एफआईए उसे क्वेश्चन भी करने गई, और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वहां पे ये कौन सी इतनी इन्फैचुएशन या इंस्पिरेशन ड्रॉ की जा रही है। अमेरिका या इंग्लैंड या दीगर यूरोपीय ममालिक के जितने भी हम सीजन्स देखते हैं या हॉलीवुड की मूवीज हैं कि भाई आई विल नॉट स्पीक टू एनी ऑफ द अथॉरिटीज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माय लॉयर। मतलब यहाँ पे तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में एज बैरिस्टर नहीं देखा कि यहाँ पे 161 का बयान, 161 की जो स्टेटमेंट है वो ली जा रही है अगर किसी नामजद मुल्जिम से, और वो कह के आई विल नॉट स्पीक टू द अथॉरिटीज अनलेस माय लॉयर इज प्रेजेंट। आई डोंट थिंक ये पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है। हालांकि हमारे तमाम तर चीजें कॉमन लॉ से डिराइव है। हमारा कल्चर नहीं है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। बाहर के ममालिक में ये होता है, लेकिन क्या कानूनी तौर पर यह गलत है कि अगर इमरान खान साहब ये कहें कि मैं अपने जो कानूनी लॉयर्स हैं, जो मेरे काउंसिल हैं, उनकी मौजूदगी में इस इंटेरोगेशन का हिस्सा बनूंगा? देखें, मुझे एक भी केस बता दें कि कौन से लॉयर्स की प्रेजेंस में, खा वो बड़े से बड़ा केस हो, छोटे से छोटा केस हो, पाकिस्तान की मैंने तो कम से कम जो है क्रिमिनल लॉ में ये चीजें नहीं देखी। हमें तो एज लॉयर्स कहा जाता है कि यू शुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग टू द पुलिस स्टेशंस, क्योंकि एक वकील को जेब ही नहीं देता कि वो थाने में जाके बैठे या अपने किसी विटनेस को वो पढ़ा रहा हो या ट्यूटर कर रहा हो। तो जो उन्होंने किया है वो बानी पीटीआई को खुद एक्सप्लेन करना है कि क्या आया ये ट्वीट उनके इल्म में थी जब ये ट्वीट की गई, और उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी इस तरह की ट्वीट करने के लिए। दिस has to come from him. No lawyer tutor him or advise him what to answer and what not to answer. This is not the US कि आप कहें जी I plead। नहीं सर, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि गैर कानूनी तो नहीं है ना, अगर लॉयर हो मौजूद, मतलब कल्चर नहीं है लेकिन गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन कानून में भी इसकी कोई जो है वाज़े तौर पे इजाजत भी नहीं। अच्छा, तो ये जो अब शिकायत है, देखिए आपने ये जिक्र भी किया इस इंटेरोगेशन का कि वो क्योंकि वकला मांग रहे हैं, यही शिकायत इनकी रही है पहले भी कि उनको जेल में वकला से उस तरह से मिलने नहीं दिया जाता। और अभी जो हाल ही में जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ है बैरिस्टर साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, डेथ सेल में है, जबकि आपकी पूरी हुकूमत उनके जो पुरतायुश जिंदगी है डियाला की, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। देखिए नादिया, आवाम के सामने कुछ हकीकत और हकायक रखना जरूरी है। ये एक फैक्ट है कि उनके पास 7 कमरे मौजूद हैं। ये एक फैक्ट है कि उनका खाना स्पेशल किचन में बनता है। ये एक फैक्ट है कि उनके पास मशक्कती मौजूद हैं। ये एक फैक्ट है, एंड द रीसेंट फैक्ट बीइंग कि उनको एयर कूलर भी प्रोवाइड किया गया है। ये एक फैक्ट है कि लोगों के एक तांता बंधा होता है, इनकी पार्टी के जितने भी अराकीन हैं उनसे जाके मिलते हैं, और उसमें वकला भी शामिल हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि ये वकला वहां पे जाके उनसे मुलाकात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस का तो मुझे पता नहीं कि केसेस में आगे किस तरह उनको चलाना है और किस तरह के केसेस में ये इंस्ट्रक्शंस वहां पे लेके आते हैं, क्योंकि बानी पीटीआई अदालत में तो ये कहते हैं कि मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन अवाम भी ये देख रही है कि ये 50, 60, 70 वकील जो जाते हैं बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो इनका क्या मकसद है फिर वहां पे जाने का? ये क्या पॉलिटिकल मुलाकातों के लिए जाते हैं या अंडर द गार्ब ऑफ लीगल कवर ये जाके कहते हैं कि जी हमें मुलाकात करनी दी जाए और हमने क्योंकि इंस्ट्रक्शंस लेनी है और वकील को ममानियत नहीं है? देखिए, ये डबल कार्ड प्ले हो रहा है। आपको याद होगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी थी कि वकील जाके मिल सकते हैं। भाई अपनी लीगल टीम का तयन करें और बताएं कि आपकी लीगल टीम में कौन है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो ये कहते हैं कि मुझे ख्वाजा हारिस साहब से मिलना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे 2 से 3 वकील और दे दिए जाएं। लेकिन ये जो 50-60 वकीलों की एक ब्रिगेड है जो जाके उनको मिलती है, ये इनका फिर क्या काम है? तो आप ये कह रहे हैं कि वो ज्यादातर सियासी मामलात के लिए अंडर द गार्ब ऑफ लॉयर जो है वो मिला जा रहा है इमरान खान से? एब्सोल्युटली, बिकॉज वहां पे जाके फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वहां पे जाके फिर सियासी बातचीत होती है।
कानून और आइन की तो कोई बातचीत नहीं हो रही। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो इंटरव्यू छपा मेहदी हसन साहब का और इसके हवाले से बड़ी शोर शराबा भी हुआ है, तो क्या ये इजाज़त है कि वो बैठ करके इंटरव्यू दे सकते हैं, या इस पे कोई तहकीकात कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि हर चीज़ पर वफाकी हुकूमत करती है तहकीकात? जी, ये क्योंकि एक प्रोविंशियल इशू है और आपने देखा कि प्रोविंशियल कैबिनेट में मंजूरी भी दी गई कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं ऑब्वियसली फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके खिलाफ ये लोग लाहौर हाई कोर्ट चले गए और वहां से जाके इन्होंने कहा कि जी हमारे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर कानून तोड़ेंगे, अगर कोई वायलेशन होगी जेल रूल्स की, जेल मैनुअल की, तो इन पे केसेस तो बनेंगे। अगर इस तरह की मुतनाज़ा ट्वीट्स की जाएंगी जो कि मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ होंगी, तो ऑब्वियसली खुदा ना खास्ता अगर ऐसी ये सिचुएशन की तरफ लेके जाते हैं, एक म्यूटिनी की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात ये जरूर है कि मेहदी हसन साहब को अगर इन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो सवालात कैसे गए, क्योंकि ये तो कहते हैं ना मेरे पास पेन है, ना पेंसिल है, ना कॉपी है, ना पेपर है, लेकिन तमाम तर सवालात के जवाबात एलिजिडली, मैं तो कहूंगा, क्योंकि अब तो वो कहते हैं कि जी मैंने मेरे पास सवालात आए और मैंने किसी को शायद डिक्टेट किए या बताया गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत ज्यादा चैन गोइयां इसमें भी हो रही हैं। लेकिन असल हकीकत बात यह है कि इनको देखना चाहिए कि ये एक अपनी मनगढ़ंत कहानी अवाम की आंखों में जो धूल झोंकना चाह रहे हैं और कहते हैं कि मुझे डेथ सेल में रखा है। वहां पे जाके आज मैं चाहूंगा कि आप ये क्लिप भी चलाएं कि एक इज्जत माब जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आज जेल का विजिट भी किया है, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी कैन सी द फैसिलिटीज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम। ये नहीं हो सकता कि आप अवाम को झूठ बोलें और कहें कि मैं तो गल रहा हूं, सड़ रहा हूं, मर रहा हूं और मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मुझे बताएं कि फिर देसी घी से तैयार अशिया कौन खा रहा है? अच्छा। ये बताएं कि वो ट्रेडमिल जो है वर्जिश के लिए जो मंगाई गई है उस पर कौन दौड़ रहा है? ये बताएं कि वहां पे जो मुलाकातें आप कर रहे हैं वो फिर किससे मुलाकातें हो रही हैं? और इतवार के दिन आपके एक सूबे का सीएम जाके मुलाकात करता है जिस दिन किसी को भी इजाजत नहीं है जाके मुलाकात करने की। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, और मैं इसलिए चाहूंगी वजाहत, क्योंकि एक तो आप माशाल्लाह कानूनदान भी हैं, वरना लोगों को समझ में नहीं आता। ये जो 7 बैरक्स का आपने जिक्र किया, एक स्पेशल किचन का जिक्र किया, मर्जी के खाने का जिक्र किया, साइकिल का जिक्र किया, सबसे मुलाकातों का जिक्र किया, ये इसकी गुंजाइश कानून में मौजूद है? क्योंकि फिर ये लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आया ये सब कुछ ही हैज अ राइट टू डू इट और नॉट। देखें जी, बात यह है कि एक मुल्क का अगर वजीर आजम हो, वेदर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, दैट्स ऑब्वियसली टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और देखने की बात यह है कि जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक सर्टेन प्रिविलेजेस, अगर कोई इंसान ऐसे ओहदे पर रहा हो, खा वो तालीम में ज्यादा आगे हो, खा वो अपनी किसी सोशल सर्विस की कैपेसिटी में आगे हो, तो जेल रूल्स में ये तमाम तर चीजें या जेल मैनुअल में मौजूद हैं कि उनको क्लासेस, एक क्लास सिस्टम में डिवाइड किया गया है। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में ये कोई ए क्लास मेरे ख्याल से कम करके बी और सी क्लास की गई थी, और इसी में ही चेंजेस लाए गए थे। कानून में कुछ प्रिविलेजेस मौजूद हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन 7 कमरों की कहीं कानून में कोई इजाजत नहीं है। अपना कुक अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो खुद तो अफोर्ड नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने तो अपने घर का किचन कभी नहीं चलाया, तो जेल में क्या किचन वो खाक चलाएंगे? वो भी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ही उसका जो है दे फुटिंग इन द बिल फॉर दैट। नॉट जस्ट दैट, 24 आवर्स मुशक्कती उनको मौजूद है। वो ऑब्वियसली एक कहने प्रिविलेज है, उनको दिया गया है। देखिए, सर्टेन प्रिविलेजेस आपने कहा कि जेल मैनुअल में मौजूद होती हैं, तो लेकिन जिन चीजों के ऊपर आपकी हुकूमत खाइफ है कि ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर वो किसके तहत हो रहा है? लेकिन ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे लिए वर्जिश करना जरूरी है। ऑब्वियसली आप अगर देखें तो मेरे ख्याल से आजकल मशीनों की जरूरत नहीं है, आप खुद भी रनिंग कर सकते हैं, आप खुद भी कार्डियो कर सकते हैं। देयर आर वेरियस अदर्स, क्रॉसफिट प्रोग्राम है, हिट है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर अपने आप को फिट रखना है तो मशीन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप वैसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स सिंस ही हैज बीन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो फिर कुछ ना कुछ जो है उनको छूट दी गई है, कोई कहीं ना फैसिलिटेशन दी गई है। एंड हैविंग सेड दैट, अगर नवाज शरीफ साहब को ये उनका एसी उतरवाना चाहते थे, उनको जिस तरह के जुल्म इन्होंने किया और जिस तरह के काल कोठरी में वहां पे रखा गया और जिस तरह के जुल्म ढाए गए, जिस तरह की नाइंसाफियां की गई, अमेरिका में जाके कहा गया
कि मैं इनका एसी उतरवाऊंगा। और आज खुदा की शान देखें कि वहां पे खुद दरखास्त करते हैं कि मुझे एक कूलर दिया जाए। तो ये इतनी कोई पुरानी बात नहीं है। सही नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने कई बार कहा है कि मैं वापस जाके जेल से उनके एसी उतारूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। और आप लोग ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिविलेजेस दैट ही एंजॉयज एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो उनको दिए जा रहे हैं। अब एक ही चीज़ हो सकती है कि जेल मैनुअल की तब्दीली हो जाए, यानी कि जो कानून में गुंजाइश है उसे कम कर दिया जाए। ये तो आप ही लोगों के ऊपर है, पार्लियामान के ऊपर है कि वो क्या करती है। बट लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू अबाउट एक जो आप लोगों के ऊपर तनकीद हो रही है वो फैज़ाबाद धरना कमीशन जो रिपोर्ट थी जिसे काबीना ने भी मुस्तरद कर दिया, और अब एक काबीना की कमेटी तश्कील दी गई जो एक नए कमीशन की TORs के ऊपर डिसीजन लेगी। ऐसी क्या बात है, आप ही लोगों की हुकूमत, आप ही लोगों ने सब कुछ बनाया, मुस्तरद भी कर दिया, अब नए TOR सेट किए जा रहे हैं। वॉज इट बिकॉज कि पंजाब हुकूमत उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास थी और उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया जबकि जनरल फैज़ को क्लीन चिट दी गई? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा एंड आई थिंक बड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीज को लिया जा रहा है। मैंने 12 दफा, मैं ऑन रिकॉर्ड भी हूं, मैंने कहा है कि फैजाबाद धरना कमीशन इनकम्प्लीट। उस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा इट्स लैगिंग ऑन मेनी एस्पेक्ट्स एंड मेनी पॉइंट्स, और वो बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कोई कनेक्ट नहीं देखा जा रहा और उसमें काफी खामियां हैं इस रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट नामुकम्मल रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के नामुकम्मल होने की वजह से हमने नई जो एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी है जिसके ऊपर 2 पॉइंट एजेंडा है कि फैजाबाद धरना कमीशन के लिए जो है उसके TORs की तय करना और क्या आया कि नया कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये अब ऑब्वियसली कैबिनेट कमेटी इसको देख रही है और वो डिसाइड करेंगे। जो भी उनका डिसीजन होगा आवाम के सामने होगा, एंड वेदर देयर इज अ न्यू फॉर्मेशन ऑफ अनदर कमीशन और उस पे हम एग्जिस्टिंग पे ही अगर कोई बात होनी है तो वो ऑब्वियसली देखा जाएगा। येट टू बी सीन। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर जहां हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मज़ाहमती सियासत करती नज़र आ रही है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम ऑलरेडी कहती है कि हम सड़कों पर है, वो भी एहतजाज का हिस्सा हैं। लेकिन साथ साथ दोनों की मुलाकातें भी बड़ी हुई हैं। क्या बजट के बाद किसी किस्म की मुश्तरका एहतजाजी तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ होने को है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, रहनुमा हैं और तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, मुलाकातें भी बड़ी हुई हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कहीं कोई ऐसी जो है वो इस वक्त मैं कहूँगी कॉमनैलिटी है आप दोनों में कि जिस पर आप लोग कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ने को साथ तैयार हैं, और क्या कोई एहतजाजी तहरीक मुश्तरका करेंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजिया। देखिए, ये तो आपको बखूबी मालूम है और कौम को भी मालूम है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सबसे पहले जो कौम को बयानिया दिया है वो सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने बयानिया दिया है। और 8 फरवरी के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम ने अक्सर मुस्तरद किया और मुल्क में 8 फरवरी की नताइज के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया। और मौलाना साहब ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो JUI की है उनकी फैसलों के बाद उन्होंने ऐलान किया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन फैसलों का ऐलान किया गया। ठीक है। उसमें यही था कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, उसके नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये दांदी ज़दा इलेक्शन थे और ये इलेक्शन नहीं, ये ऑक्शन था और तहरीक चलाने का ऐलान किया। अब आइए आपके सवाल पर कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम और PTI बजट के बाद इकट्ठे हो सकते हैं ये तहरीक चलाने में एक फोरम से मुश्तरका तौर पर? ये अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक ये फ़ैसला नहीं हुआ है कि जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ इकट्ठे हो के तहरीक चलाएँगे। अलबत्ता राबते हुए। अच्छा, राब्ते ज़रूर हुए, लेकिन चलिए ये पूछ लेती हूँ हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बात अटक कहाँ गई है? किसी किस्म की कोई गारंटी चाहते हैं आप तहरीक इंसाफ से? नहीं,
नहीं, अभी तक ये बात यहाँ तक पहुँची ही नहीं है कि हम आगे इत्तेहाद करेंगे नहीं करेंगे। अब सिर्फ राबिते, अच्छा, पीटीआई वालों ने बार बार राबिते किए हैं, उनकी क़यादत आई है और मौलाना साहब ने वेलकम कहा है। अगर दोबारा बार बार आएगी तो भी फिर हम उसको खुशामदीद कहेंगे। उनका तस्वुर ये था, उनका कहना ये था कि चूँकि पीटीआई और जेयूआई दोनों 8 फरवरी की इलेक्शन को मुस्तरद कर चुकी है, तो ये बयानिया दोनों का एक ही है और गोल भी एक है। तो क्यों ना हम आपस में राबिते में हो, ताकि कम से कम बयानिए के जो नुकात हो वो मुश्तरका तौर पर हों। अच्छा, ये उनकी तस्वुरात की अक्कासी है, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला नहीं हुआ है कि हम इकट्ठे हो के चलेंगे। फ़िलहाल तो जमीयत उलमा इस्लाम तन्हा तहरीक चला रही है। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम का मुज़फ़्फ़रगढ़ में जलसा है, अवामी असम्बली लग चुकी है। इंशाअल्लाह मौलाना साहब हाफिज़ साहब, जो मुबस्सिरीन हैं वो ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तहरीक चला रहे हैं, देखिए 2018 के बाद भी आप खाइफ थे उस वक्त के इलेक्शन से, मैंडेट से, 2024 के बाद भी हैं, लेकिन असली जो वजह है वो ये समझते हैं मौलाना साहब कि जैसे उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया हो इस 2024 में, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाया गया, उसमें आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, खुश भी थे, पुरएतमाद थे, दोस्त सारे आपके साथ थे, लेकिन अब यकदम वो दोस्त भी चले गए, वो पीडीएम भी ना बची, उसके आप तर्जुमान भी ना बचे, और क्योंकि असल मकसद ये है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया, लिहाजा ये वो बात है जिसकी वजह से आप तहरीक तक आ गए हैं और बहुत खुल करके इस वक्त इख्तलाफात जो हैं वो अपने बयान करते हैं। मैं गलत ना होंगी अगर ये कहा जाए कि बड़ी शोला ज़बानी है या शोला बयानी है मौलाना फजलुर रहमान की? देखिए, इसका बुनियादी वजह यह नहीं है हमारी जो तन्हा हम तहरीक चला रहे हैं, इसकी वजह यह नहीं है जो आप बता रही है कि दोस्त आपको छोड़ के चले गए, आपको तन्हा करके। पीडीएम में आप सब इकट्ठे थे और धूम धाम के पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुए और पीडीएम की हुकूमत के हिस्सा बने। इलेक्शन के बाद फिर आपको छोड़ के जमीयत उलमा इस्लाम को तन्हा छोड़ के वो चले गए हुकूमत में। इस वजह से हम ये रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं। ये मसला नहीं है, मसला है उसूल का। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जब हुआ तो जो मैंडेट आज PMLN के पास है, उस वक्त भी यही मैंडेट PMLN के पास थी। आज कुछ इजाफा होगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास 2018 के इलेक्शन के बाद सिंध की हुकूमत थी, इधर यहाँ वफाक में अपोजिशन में थी, आज भी अपोजिशन में है और सिंध की हुकूमत इनके पास है। कुछ इजाफा होगा नशिस्तों में, लेकिन सवाल ये है कि 18 के इलेक्शन को ये दोनों पार्टियाँ धांधली ज़दा इलेक्शन कहते थे और पीडीएम में दोनों हमारे साथ शरीक थे। सही। और आज उसी मैंडेट के साथ इस इलेक्शन को ये धांधली ज़दा नहीं कह सकते हैं। वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम है जो अपने एक उसूल पर कायम है कि 18 का इलेक्शन को भी उन्होंने धांधली ज़दा कहा और तहरीक चलाने का ऐलान किया। आज 8 फरवरी के इलेक्शन को भी जेयूआई ने धांधली ज़दा कहा और तहरीक चलाने का ऐलान किया। अब सवाल इन दो पार्टियों पे होता है कि ये क्या मकसद है कि उस वक्त आप धांधली का डंडोरा पीट रहे थे और आज आप धांधली की बात नहीं करते। तो इसका मतलब तो ये होगा कि उस वक्त ये दो पार्टियां हुकूमत में नहीं थी, इसलिए धांधली राग लापते थे। आज हुकूमत में है तो इसलिए धांधली भी नहीं है। वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम है कि एक उसूली सियासत पर कायम है। अच्छा। उस वक्त भी धांधली हमारा मौक़िफ़ था, तहरीक चला रहे थे। आज भी हम कहते हैं कि धांधली है और तहरीक चला रहे हैं। बुनियादी वजह ये। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि अभी आपने कहा कि सिर्फ राब्ते हुए हैं उनकी जमात के आपसे, और ताकि कोई वो समझते हैं या उनकी सोच की अक्कास आपने हमें बताई कि कुछ मुश्तरका बयान हो सके, अगर आप लोगों का एक प्लेटफॉर्म हो। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा उनकी सूरत हाल है, अब से खैर 2 हफ्ते पहले तो आप ये कह रहे थे कि अभी भी उनके लिए कहीं ना कहीं नरम गोशे है और उनको कहीं माइनस नहीं किया जाएगा सियासत से। मौजूदा सूरत हाल जो है कि वफाकी हुकूमत ने अब तो उनकी ट्वीट के हवाले से भी आपने देखा कि तहकीकात शुरू कर दी है। आपको लगता है कि वो माइनस नहीं किए जाएंगे सियासत से? क्योंकि PMLN भी बार बार कहती है, खुसूसन राना सना साहब कहते हैं कि जब तक उनका सियासी वजूद रहेगा, जब तक मुल्क और रियासत का वजूद नहीं रह सकता।
देखिए, बात यह है कि आप तारीख़ पढ़िए, आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख़ में कितने सियासतदान गुज़र चुके हैं, उनमें से आज कुछ ज़िंदा भी है, हयात भी है, कि उनको माइनस करने की कोशिश की गई है, लेकिन माइनस नहीं हुए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पार्टियों की क़ियादत दुनिया से रुखसत हो के इंतकाल हुए, लेकिन आज भी वो पार्टियाँ मौजूद हैं। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने कहा कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क है, ये आइंदा पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, न पाकिस्तान में बहसत सियासी लड़ रह सकते हैं। लेकिन फिर उसी मुशर्रफ ने बेनज़ीर के साथ दुबई में NRO किया। ये जब माइनस होने की बात की, उस वक्त 8 साल उनको मुल्क से बाहर रखा, उसी नवाज शरीफ को इजाज़त दी, उनकी मजबूरी बन गई, बेनज़ीर को इजाज़त दी गई, उनकी मजबूरी बन गई, और ये माइनस की बातें होती रही। अभी आपको ये भी याद है कि नवाज शरीफ को अभी जो जेल में उनको और उनकी बेटी को वगैरह सबको बाहर रखा गया, तो भी माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी फिर हुकूमत में आई, PDM की सूरत में आज फिर हुकूमत में है। तो जो माइनस करने की कोशिश की गई, तो ये पार्टियां तो माइनस नहीं हुई, न उनकी क़ियादत माइनस हुई। लिहाजा आज अगर कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख़्याल में अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को सामने रखें, ये एक गैर उसूली गैर जमहूरी अमल भी है, और ये इसको इंतकाम की निगाह से देखा जाता है। मुझे नहीं लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से या उनकी पार्टी माइनस हो जाए। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम और तर्जुमान भी हैं। हमदुल्ला साहब, आपने आज नून लीग की आज़मा बुखारी साहिबा का भी सुना होगा, और दीगर रहनुमा भी उनके मुस्तकिल ये कहते हैं कि इमरान खान साहब एक और 9 मई जो है वो प्लान किए बैठे हैं, और साथ में उन्होंने ये कहा कि मुल्क दुश्मनी। मेरे ख्याल में मैं अर्ज़ कर लूँ कि 1 साल हो चुका है 9 मई का, अभी तक हम 1 साल के बाद वही 9 मई का डंडोरा पीट रहे हैं। अब आप बताइए, 9 मई के अलावा पाकिस्तान का कोई और काम है या नहीं है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुनियादी मसला आज एक तो मुल्क में जमहूरी हुकूमत नहीं है। जब जमहूरी हुकूमत नहीं है तो मुंतखब पार्लियामेंट नहीं है। जब मुंतखब पार्लियामेंट नहीं है तो सियासी इस्तेहकाम नहीं है। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो मयाशी इस्तेहकाम नहीं है। मईशत यहाँ तक पहुँचे, हम सानिहा 9 मई, बेशक 9 मई का जो सानिहा हुआ उसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या निगरान हुकूमत में जो 300 अरब रुपए गंदम स्कैंडल में जो टिका लगाया गया, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? क्या ये माशी तबाही का एक बुनियादी सबब नहीं है? और दूसरी बात ये, सानिहा 9 मई में जो भी सज़ा का मुस्तहिक है तो अदालतें मौजूद है, उनकी केसेस चल रही है, फ़ौजी अदालतों में भी, सिविल अदालतों में भी, तो वो अदालतों पर छोड़ दें। बयानात की ज़रूरत ही क्या है? अब मसला अदालतों में है तो अदालतों को काम करने दें। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम अदालतों पर इतना दबाव डालते हैं कि फ़ैसले भी अपनी मर्ज़ी की चाहते हैं। अगर अदालतों पर दबाव ना होता तो चीफ जजेस सुप्रीम कोर्ट को क्यों ख़त लिखते हैं कि हम पर दबाव है? तो लिहाजा अगर इस किस्म के फ़ैसले आते हैं जो दबाव के नतीजे में हो, तो फिर कौम उस फैसलों पर कैसे एतमाद करेगी? और इस बयानिए पर कैसे एतमाद करेगी जिसके पीछे फ़ैसलों के पीछे दबाव ताकत हो? और हुकूमती और रियासती ताकत हो। तो लिहाजा मैं हुकूमत को कह रहा हूँ, जो भी हुकूमत है लोली लंगड़ी, वो 9 मई से निकले, वो पाकिस्तान की आबादी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करे। अच्छा, तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मुझे ये बताएं ना, आप हुकूमत को भी और कह रहे हैं कि ताकत भी है, हुकूमत भी। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ ना, ये हुकूमत की जो जमातें हैं, आपके साथ मिलकर इन्होंने काम किया है PDM में, आपकी नज़दीक ये इक़्तिदार की वजह से इस तरह के काम कर रही हैं, या इन्हें मजबूर किया जा रहा है इस किस्म के काम करने के लिए? देखिए, इसको आप इसमें देखिए ना, आपने PMLN की बहुत सी क़ियादत, सफ़े दोम की क़ियादत के ऐसे बहुत से हज़रात हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो वफाकी वज़रा भी रहे हैं और PMLN की सफ़े अवल के लोग रहे हैं।
उनसे सवालात किए गए, आज भी मीडिया पर मौजूद है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत दो पार्टियां बअम्र मजबूरी कर रही है। ये एक भी पार्टी भी तैयार नहीं थी हुकूमत लेने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि जब तैयार नहीं थी तो मजबूरी क्या है? तो मजबूरी ये है कि उनको ये कमिटमेंट के नतीजे में आए हैं। ये लोग जब कमिटमेंट के नतीजे में आए हैं तो फिर हुकूमत करनी पड़ेगी उसको। वो हुकूमत में आपकी कामयाबी है या नाकामी है, आप सुरखरू होंगे या नहीं होंगे, आप सही मैंडेट के नतीजे में मुंतखब हुकूमत है या नहीं है, बस आपने हुकूमत करनी है। जो भी बदनामी है, जो भी तौहीन है, जितनी भी गालियाँ हैं, हुकूमत और ये सियासी पार्टियों ने बर्दाश्त करना होगा। ज़िम्मेदारी भी उन्होंने लेनी है, जवाब भी उन्होंने देनी है। अगरचे फैसले कहीं और से आते हैं तो इसलिए ये हुकूमत ये मजबूर महज है। ये सियासी शादी है, ये बिलरज़ा नहीं है, ये बिलजबर है। अच्छा, तो आखिर में मुझे ये बताते जाएं कि अब नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि पार्टी की सदारत संभाल ली है अपनी, आपको लगता है कि मौलाना साहब को एक मरतबा फिर वो जो सियासी ताल्लुकात हैं वो तो रहते हैं, लेकिन किसी सूरत इस पूरे निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए कायल करेंगे? देखिए, बात यह है, मौलाना साहब के पास PMLN की वफूद भी आए, इब्तिदा में और पीपल्स पार्टी के वफूद भी आए, फिर बज़ात ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आए। मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा। अगर एक बार फिर या बार बार मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत संभालने के बाद फिर आता है मौलाना के पास, मौलाना साहब का मौक़िफ़ वही है, वो ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पहले भी मौलाना दावत दे चुका है, आज भी दावत है उनकी तरफ से। पार्लियामेंट में जो उन्होंने स्पीच की वहाँ भी दावत दी। अगर एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब के पास आते हैं, वेलकम। इज़्ज़त के ताल्लुकात है, एहतराम के ताल्लुकात है, लेकिन हम उस वक्त एक बार फिर उनको अपोजिशन में बैठने की दावत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, इन फोकस में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोट लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो मईशत के हवाले से जाहिर है कि IMF के साथ मुख्तलिफ मुज़ाकरात हुए। आने वाले बजट में कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी पेशगी जो बातें तय हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या वो पाकिस्तान को रिलीफ दे सकेंगे, यानी आम आवाम को? जैसा कि आज मुसद्दिक मलिक भी ये कहते हैं कि तमाम तर वजारतों को ये कह दिया गया है कि जहां भी मुमकिन हो हत्तुल इम्कान गरीबों को और आवाम को रिलीफ दिया जाए। वेलकम बैक। आने वाला बजट पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल, मुआशी मसाइल का हल हो सकता है या नहीं, आवाम के हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं। ये तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर सलमान शाह, माहिर मईशत हैं, बेहद शुक्रिया, और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आऊँगी कि क्योंकि आने वाले बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जाहिर है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो इनको ऑपरेट करके और फिर आगे बढ़ा जाएगा। अब सियासी तौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ये कहती हैं कि बड़ा ही मुश्किल बजट आएगा, बड़ी कड़ी शराइत होंगी, जैसे PDM की गवर्नमेंट में डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए की गई थी, शायद उससे भी ज़्यादा हो। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए नादिया, आई थिंक फर्स्ट हमें ज़रा बैकग्राउंड थोड़ी सी चेक करनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि इकनॉमिकली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की लोएस्ट पॉइंट पे है, और अभी चंद दिन पहले भी आपने देखा कि शहबाज राना ने स्टोरी की कि इन्वेस्टमेंट टू GDP जो है, यानी कि इन्वेस्टमेंट रेशियो पाकिस्तान की पिछले 50 साल में सबसे लो लेवल पे आ चुकी है। तो हमें पता है कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, वो एक तो है डेट क्राइसिस है कि हमारा पर्टिकुलरली फॉरेन डेट जो है वो हमारी एबिलिटी टू सर्विस इट से बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल। नंबर 2, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं पर्टिकुलरली एनर्जी की, वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो उससे हमारी एनर्जी एक तो बिल बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि उससे जो बिजली बनती है वो बहुत महंगी बिजली बन रही है, और उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो
इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इवन कंज्यूमर्स के ऊपर दुनिया की तकरीबन सबसे महंगी बिजली हमें मिल रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम जो अभी तक पिछला प्रोग्राम हमने किया है उससे स्टेबलाइजेशन थोड़ी बहुत आ चुकी है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। और पाकिस्तान एक बड़ा यंग मुल्क है, बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, और हमें तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए ताकि जॉब्स क्रिएट किए जा सकें। तो ये पस मंज़र है जिसमें ये बजट बनना है। तो इसमें आई थिंक दो इश्यूज मेरे सामने, तो एक ही इशू है और वो ये है कि क्या ये बजट बिजनेस एज यूजुअल होगा जो हम पिछले 50-60 साल से देख रहे हैं। और लेट मी डिफाइन बिजनेस एज यूजुअल का मतलब ये होगा कि हम बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करेंगे रेवेन्यू बढ़ाने के, IMF जो भी कहेगा वो हम कहेंगे हम कर सकते हैं, बिल्कुल, और वो हम कर देंगे, लेकिन दूसरे दिन ही हमें पता लगेगा कि ये बजट एक इनफीजिबल बजट है। वो आप अनाउंस तो करेंगे कि कोई टैक्स फ्री बजट होगा, लेकिन बाद में पता लगेगा हर किस्म के नए टैक्सेस भी आ जाएंगे। अच्छा सर, तो आपने जो आपने कहा ना बिजनेस एज यूजुअल, यानी बुलंद बांग दावे, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड उनको हासिल करना मुश्किल। अभी ही जो 9,410 अरब का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,900 अरब रुपए टैक्स वसूली का टारगेट अगले माली साल के लिए रखा जाएगा। विदाउट रिफॉर्म्स, विदाउट एक्चुअली गेटिंग ऑल दोज जिनको आप हमेशा टैक्स करना चाहते हैं आज तक ना हो सका, ये डूएबल है? देखिए, डूएबल है या नहीं है हम मान जाएंगे इसके ऊपर, और इसकी बेसिस पे हमारा बजट भी बन जाएगा, और उसके बाद फिर पूरा साल हम देखते रहेंगे इधर उधर कि ये क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड विल बी ऑफ ट्रैक। लाइक दैट्स व्हाट आई कॉल बिजनेस एज यूजुअल। और अगर हमने वाकई रियलाइज़ करना है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है और बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, कि इट इज़ इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, इट डज़ नॉट एक्सपोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट्स में आपकी बेसिक चीज़ें हैं लाइक एनर्जी है, इसमें रॉ मटेरियल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और अब तो फूड प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें बहुत मेजर किस्म के। तो ये वायबल प्रोपोजिशन नहीं है। हमें अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा into an outward looking economy which is competitive in the global markets, जहाँ पे productivity जो है वो बहुत ज़्यादा है, efficiency बहुत ज़्यादा है, and survival of the fittest है। तो ये अगर हमने काम करना है rather than business as usual, then economic transformation के लिए तो हमें बड़े major programs चाहिए। Okay. सबसे पहला जो उसमें आएगा वो आएगा कि अगर हमारे पास रेवेन्यू नहीं है तो फिर कम से कम हम अखराजात को तो ट्रांसफॉर्म करें ना, अखराजात को तो स्लैश करें, ताकि ये जो 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है इसमें कुछ हम अखराजात 1-2 ट्रिलियन कम से कम कर दें तो शायद ये 13 ट्रिलियन से कम होके 10 ट्रिलियन पे आ जाए। बट दीज आर दी चॉइसेस जो कि बजट में हमें नज़र आनी चाहिए। अगर वो नज़र आएंगी तो हमें ये समझ आएगी कि अब हुकूमत सीरियस है। ओके। नंबर 2, हमारी जो बात मैंने पहले की कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है वो इतना लो हो चुका है। तो सर SIFC भी तो बन गया है ना, उसमें अब बताया तो क्या है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। UAE ने मख्तस कर दी हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 10 अरब डॉलर की अनाउंसमेंट की थी मौजूदा हुकूमत ने। इसके अलावा वो कहते हैं सऊदीज़ भी आ रहे हैं, और दीगर ममालिक भी वो कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टेड हैं इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग, एग्रीकल्चर और दीगर सेक्टर्स जिसको SIFC लेकर चल रही है। बट नादिया, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पिछले कम से कम 30-35 साल से हमने ये शोर मचाया कि IPPs बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम IPPs ले आए और अरबों डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। लेकिन हमने उसका नतीजा देखा कि पाकिस्तानी बिल्कुल गरीब हो गए, पाकिस्तानी इनकम्स जो हैं वो उन पर डाका पड़ गया, और भूख
पावर्टी जो है वो फैल गई इस इन्वेस्टमेंट से। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट एट एनी कॉस्ट ले आएँ। राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यू हैव टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट एट वेरी competitive रेट्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एक तो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और दूसरी उसका रिटर्न जो पाकिस्तानी अवाम को देना पड़े वो रीज़नेबल होना चाहिए, competitive होना चाहिए। ये सही। नहीं है कि वहाँ $1 की इन्वेस्टमेंट आए और $10 पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। सो आई थिंक वी हैव टू मेक दिस वेरी वेरी केयरफुली। अब मसला ये है कि हमारी क्योंकि इकॉनमी इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड है और उसमें फिर हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं कि वो फैसले करेंगे इन्वेस्टमेंट के, तो बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। वो मार्केट बेस्ड फैसले नहीं हैं। अब अच्छा। आईपीपीज जो हैं ये मार्केट बेस्ड नहीं है। आईपीपीज को हमने कंपटीशन के तहत नहीं इंडक्ट किया। हमने तो उन्हें कहा जी आप आ जाएं, हम आपको इतना टैरिफ देंगे। तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन अगर हम करते तो शायद हमारी ये कीमत इतनी ज़्यादा ना होती। जी। बहरहाल अगर SIFC में भी कंपटीशन नहीं होगा तो बड़ा ख़तरा है कि SIFC के भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वबाले जान भी बन सकती हैं। ओके। सो मेन जो इशू है वो है डीरेगुलेशन का, कि आपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को कैसे दुरुस्त करना है, और वो होता है डीरेगुलेशन से कि सरकारी जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं वो ख़त्म करने पड़ते हैं। उनको हमें आज़ाद करना पड़ता है कि जो बंदा आए पाकिस्तान की इन्वायरमेंट देखे, इसमें वो देखता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी लेबर है, यहाँ पे लोकेशन बड़ी अच्छी है, सही। यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो वो खुद ब खुद इन्वेस्ट करे रादर दैन हमें कहना पड़े उसे कि भाई इतने $1 बिलियन आप कर दो, तुम्हारी बड़ी मदद हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती। इन्वेस्टमेंट अपनी बेसिस पे होती है, कम्पेटिटिवनेस पे होती है, वायबिलिटी पे होती है, एब्सोल्युटली। लोकल एंड एज ऑफ नाउ ऑफ जो कोर्स कंडीशंस हैं आपकी उसके बात से ऊपर समझ होती में आ रहा है कि बहुत सारे मामलात ऐसे इस वक्त हैं कि जिस पे ये जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट खुद आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही। हैविंग सेड दैट, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि डेट सर्विसिंग का आपने जिक्र किया कि उसमें ज़ाहिर है हुकूमत के पास पैसे नहीं होते, अखराजात कम करने चाहिए। विफाक एक और बात बार बार करती नज़र आ रही है और वो 18वीं तरमीम की बात करती है कि NFC को कम से कम रिव्यू होना चाहिए। दूसरा, एक हमने ये भी सुना था कि सूबों को जो PSDP की मद में मख्तस किए जाते हैं, दिए जाते हैं, इस मरतबा शायद IMF ने इनसे कहा या देयर वाज अ डिस्कशन कि एटलीस्ट विफाक कोई और प्रोजेक्ट्स सूबों को फंड ना करे, जैसे कि हम देखते हैं कि विफाक का बड़ा हिस्सा होता है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। डू यू थिंक कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि विफाक के पास वाकई पैसे नहीं बचते आफ्टर डेट सर्विसिंग? बिल्कुल ये सही है। देखें, पहला जो पॉइंट है ना वो तो ये है कि वफाकी हुकूमत हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ये तीनों गवर्नमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान के अवाम की गवर्नमेंट्स है ना, ये कोई गैर गवर्नमेंट्स तो नहीं है। सो 18वीं तरमीम ने डिसाइड किया है कि वफाकी हुकूमत का ये डोमेन है और उसने स्पेल आउट कर दिया गया कि वफाकी हुकूमत ने क्या करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने क्या करना है, और फिर ये भी कहा गया है कि भी लोकल गवर्नमेंट्स ने क्या करना है। बेशक। अब मसला ये हो रहा है कि हमारी तमाम गवर्नमेंट्स तमाम चीज़ें कर रही हैं जो कि एक दूसरे के डोमेन में भी हैं, वो भी कर रही हैं। सो फेडरल गवर्नमेंट का कोई तुक नहीं बनता कि वो मसलन एग्रीकल्चर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है तो फेडरल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा मिनिस्ट्रीज और फूड सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या करते हैं वो एग्रीकल्चर में उनको नहीं करना चाहिए, वो तो प्रोविंस का काम है। सही। और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रोविंस के, आपने कहा कि प्रोविंसेस करेंगे लेकिन आप फेडरल लेवल पे भी करते हैं। सो पहले स्टेप में तो जो डुप्लीकेशन है उसको तो ख़त्म करें ना, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो ख़त्म करें। सही। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि फेडरल गवर्नमेंट के अगर अखराजात, बहुत से ऐसे अखराजात हैं जो कि आप उनको
ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सी सब्सिडीज़ हैं जो IMF के तहत भी आप ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।